ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। कैसे होता है? जब हम बच्चों को कोई चीज क्लासरूम में समझा रहे हैं, समझाने के बाद फिर हमने बच्चे से कहा कि बेटा अब इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जैसा हमारे स्कूल के अंदर होता था कि टीचर ने समझा दिया और फिर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। फिर होमवर्क दे दिया, होमवर्क के अंदर भी वही चीज दे दी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर घर पर जाकर होमवर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले दिन स्कूल में आकर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बच्चा ज्यादा एक ही टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करता चला जाएगा तो वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ। किसकी तरफ? वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ बढ़ती जाती है। और हमको रोट लर्निंग बच्चे की नहीं करानी, हमको बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है। किस पर? हमको बच्चों को समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है। इस वाली बात को आपका एनईपी 2020 ने भी माना है और एनसीएफ वगैरह ने तो इसको पहले ही कह दिया है कि बच्चों को हमको रोट लर्निंग नहीं करानी, बच्चों को हमको स्मरण नहीं कराना, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना। ठीक है, जैसे हम लोग याद करते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मुंडी हिलती रहती थी, बस चीजें रटते रहते थे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, बस याद रहती थी चीजें और बाकी समझ नहीं थी उस सब चीज की। तो जहां पर भी आपके एग्जाम में ड्रिल एंड प्रैक्टिस आ जाए, समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को हमको ये रोट लर्निंग की तरफ लेकर नहीं जाना है, इसको बढ़ावा नहीं देता आपका और ना ही आपको देना है। अगला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन। ये बात आ गई आपके रोट मेमोराइजेशन की, यानी रट कर याद करना। तो पहला वर्ड आ गया आपका रटना। बच्चों को हमको कोई चीज रटानी नहीं है और ना ही उनको कभी कोई चीज याद करानी है। तो ये ऑप्शन भी आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर हमको तो रटाया जाता था, याद कराया जाता था, तो हमारे तो ये हाथ तोड़े जाते थे, तो भाई आपको नहीं कराना बच्चों के साथ ये वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखिए एनईपी 2020 ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हुई है जहां पर बच्चा एक्टिव होकर अपनी चीजों को सीख सके, यानी सक्रिय होकर चीजों को सीख सके। ठीक है, चाहे एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, तो इन्होंने कहा है कि जितना बच्चा सक्रिय होकर चीजों को सीख पाएगा उतना ज्यादा ही उसकी लर्निंग यानी कि उसका अधिगम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सक्रिय होकर बच्चा सीखेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, यानी जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कि सर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, कि मैम ये क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं आ सकता था। इस तरीके का बच्चा अपना क्वेश्चन पुटअप करेगा अपनी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, यानी बच्चा कैसा है? बच्चा यहां पर एक्टिव है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अगला है आपका डिस्कशन बेस्ड मेथड। यहां पर बच्चा डिस्कशन कर रहा है, अपने दोस्त यार से डिस्कशन कर रहा है, यार इसका ये भी तो आंसर हो सकता था, इसका आंसर वैसे नहीं हो सकता था। अपने टीचर से डिस्कशन कर रहा है कि सर देखना मैंने तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया, ऐसे नहीं हो सकता है वाला, तो टीचर बताएगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिस्कशन बेस्ड मेथड में भी बच्चा कैसा है? एक्टिव है। अगर मान लीजिए बच्चा इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, खाली अपना रूट मेमोराइजेशन कर रहा है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहा है, तो समझ लो वहां पर आपका टीचर अपना सेंटर्ड में है, यानी टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे सिर्फ उस काम को करते जा रहे हैं। वो मेथड हमको पेडागोजी के अंदर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ आपके थर्ड एंड फोर्थ यहां पर आंसर आपके सही हो जाएंगे, बाकी ऊपर के दोनों आपके गलत है। तो एज ए टीचर आप लोग समझ गए आपको क्या काम करना है। बच्चों को आपको रटाना नहीं है, बच्चों को आपको याद नहीं कराना, बच्चों को आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी, बच्चों को आपको ऐसे मेथड का यूज करना है जहां पर बच्चा डिस्कशन करे, इंक्वायरी करे, क्वेश्चन पुटअप करे, एक्टिव हो सके। ठीक है, जितना ज्यादा एक्टिव हो सके ये सब आपको कराना है, बच्चा निष्क्रिय ना हो सके। ठीक है, बच्चा निष्क्रिय यानी बच्चा पैसिव ना हो सके। ठीक है, ये इन चीजों से बच्चों को आपको बचाना है। बच्चा एक्टिव हो सके, अपनी अटेंशन को जाहिर कर पड़े क्लासरूम में, ये नहीं कि अभी मेरी वीडियो देख रहा है और बस इधर उधर उसका ध्यान है या कमेंट बॉक्स में कुछ और ही चैट करने में लगा पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार की पेडागोजिकल अप्रोच को यूज करना है एज ए टीचर, जो आपको भी यूज करना है। ठीक, आई थिंक आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के शिक्षण के क्या उद्देश्य है। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा ईवीएस का उद्देश्य और एक पूछा जाएगा आपका मैथ्स का यानी कि गणित का उद्देश्य है। ये दो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आने हैं, जो आपके पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए बड़े जरूरी हो जाते हैं। अब यहां पर ईवीएस के उद्देश्य पूछ लिए शिक्षण के, कि किस प्रकार का शिक्षण कराओगे आप ईवीएस का, अगर आपको ईवीएस पढ़ानी है बच्चों को। पहला दिया हुआ है ईवीएस। देखिए पहले तो आपको यह पता है कि जो ईवीएस होता है प्राइमरी लेवल पर, वो बच्चों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका साइंस आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, उसके अंदर पेडागोजिकल अप्रोच आ जाती है और ईवीएस तो होता ही होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट को एक इंटीग्रेटेड नेचर के थ्रू यानी कि एक एकीकृत प्रकृति के थ्रू माना जाता है। ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसी के थ्रू आपके एक सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है।
क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं है कि आपका ईवीएस का सेक्शन है या आपका साइंस का सेक्शन है, सोशल साइंस का सेक्शन है। तभी पिछली बार ईवीएस आपका थोड़ा कुछ खतरनाक आ गया था कुछ शिफ्ट के अंदर, ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो ईवीएस के जो शिक्षण के उद्देश्य है, पहला दिया हुआ है कि पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास होना, जो भी एनवायरमेंट के संबंध है उसके बारे में बच्चों को जानकारी का विकास करना। जैसे मैं अभी आपकी जानकारी का विकास कर रहा हूं भाई, पिछली बार कुछ शिफ्ट के अंदर नए क्वेश्चन आ गए थे और वो नए क्वेश्चन आपके कुछ साइंस से थे, कुछ सोशल साइंस से थे, कुछ नई वाली एनसीईआरटी से था, तो आपका विकास हो गया। हाँ सर, कभी हमारी शिफ्ट में आ गया तो हमारे डब्बा गुल हो जाएगा। डब्बा गुल नहीं होगा, कराई जाएंगे आपकी चीजें। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आपको ये चीज नहीं बताएगी तो आपका डब्बा गुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो छोटे बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके अपने एनवायरमेंट के प्रति, ठीक है। तो ये ईवीएस का उद्देश्य है। अगला है बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पोषित करना। ये तो पोषित करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि बेटा अगर तुझे कुछ जिज्ञासा आ रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो और पूछ। कहते थे ना टीचर कि बेटा तू मुझसे एक बार समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछ, ठीक है। हालांकि बताते नहीं थे, लेकिन इस तरीके की जिज्ञासा वाले बच्चों को कहा जाता था, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, बिल्कुल सही। देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपके प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो छोटा बच्चा जो चीजें सीखता है वो सीखता है मूर्त चीजों से यानी कि कॉन्क्रीट चीजों से। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पर हमको बच्चों को प्लांट्स के यानी पौधों के बारे में समझाना है। तो हमने क्या काम करा, इस पर कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, पौधे ले लेते हैं। एक तरफ बरगद का ले लिया, एक तरफ आम का ले लिया, एक तरफ नीम का ले लिया। तो ये कॉन्क्रीट शेप में दिखा दिया, यानी कि मूर्त अवस्था में हमने बच्चों को दिखा दिए। तो बच्चा जब इनको कॉन्क्रीट शेप में देखेगा फोटो के माध्यम से तो जल्दी सीखेगा, या बस उसको अमूर्त चीजों के माध्यम से समझा दिया कि बेटा आपने आम का देखा है, बरगद का देखा है, उनकी टहनियों के बारे में आप लोग इमेजिन करिए, ठीक है। तो उसके माध्यम से नहीं सीखेगा, मूर्त अधिगम के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिजात देना यानी कि आपका लीनियर एक्सपोजर देना। देखिए जब भी आपको मैंने एक बात बताई हुई है, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कभी एक रेखा में नहीं होता। जो बच्चे की लर्निंग होती है, अधिगम होती है, एक रेखा में नहीं होती, मतलब हमेशा एक ही दिशा में जाता है। आप लोगों का जो अधिगम हो रहा है क्या है कि एक स्पीड से सीख रहे हो कि डेली 1 घंटा पढ़ते हो और एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो? नहीं ना, कभी 2 घंटा भी पढ़ लेते हो और 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा जाता। तो अधिगम में उतार चढ़ाव होता रहता है ना। उसी प्रकार से डेवलपमेंट भी आपका कैसा होता है, स्पाइरल मैंने बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो विद्यार्थियों का जो रहता है ना, वो लीनियर एक्सपोजर नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें भी उतार चढ़ाव रहता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी का ए बी सी भाई आपका ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को एज ए टीचर बच्चों के साथ इस प्रकार से चीजें करनी है जो इन्होंने बताई हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। सचिन सर आप महान हो, अरे भाई ऐसी जी लेने दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए और नीचे निर्देश दिए रहते हैं कि देखिए आप बच्चों को ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से सिखाइए, चर्चाओं करवाइए, ऐसे संवेदनशील बनाइए, ये सब निर्देश दिए हुए। पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, वरना जो मेरी क्लास चलती रहती है वो सब मैं निपटा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो चींटी है वो किसको ले जा रही है, कन खजूरे को, मरे हुए कन खजूरे को लेकर जा रही है। तो चींटी अपने से ज्यादा आपको पता ही है कितना ज्यादा वेट उठाकर ले जाती है। तो इस आधार पर ये अनाया ने देखा, तो उसने क्या काम करा, इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है भाई, और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है, वो आपको बताना है कि किसको सम्मिलित किया गया है। पहला अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी देखो मेरा जो खुद का बेड है तो वहां पर खुद चींटियां आई हुई है, तो 2-3 दिन से मैं भी परेशान है यार, ये चींटियां रात को पता नहीं कहाँ जाती है, 2-3 तो गर्दन में काटेगी यार, ठीक है। तो गलती से गर्दन में मार तो बेचारी वो मर जाती है। तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा आज कि यार आ कहाँ से रही है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे पता लग गया, ठीक है, कि जो बेड का पीछे का जो सिराना है तो वहां से एक लाइन चली आ रही है, ठीक है। तो वहां पर किसी ने कुछ खाने की चीज रख दी थी शायद काम वाली आंटी ने, तो वहीं से वो लाइन चलती हुई आ गई उनकी, ठीक है।
तो अब मैंने क्या काम करा, ऑब्जर्वेशन करा कि ये लाइन आ कहां से रही है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन करा, अवलोकन करा, वरना भाई रात को सो नहीं पाऊंगा, पता चला और आगे और खा के चली गई और जीव हत्या मेरे हाथों से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भविष्यवाणी, अब भविष्यवाणी तो मैंने कोई करी नहीं, मैंने तो ऑब्जर्वेशन करा कि ये आ कहां से रही है, तो भविष्यवाणी तो कोई थी नहीं, तो यहां पर भी अनाया ने कोई भविष्यवाणी तो करी नहीं थी। अनुमान, तो मैंने अनुमान लगाया कि यार ये चींटियां आ कहां से रही है, तो मैं एक अनुमान लगाया कि जैसे कोई खाने की चीज रखी है तो जरूर बेड के आसपास ही आ रही है, तो मैंने अनुमान लगा लिया, तो फिर मुझे पता चलेगा सिराने से आ रही है, क्योंकि मेरी गर्दन के पास खाया था एक दो ने, तो मैंने अनुमान लगा लिया वहां पे, ठीक है। प्रयोग तो अब करूंगा ना मैं, अब उन चींटियों को भगाने के लिए क्या करूंगा, आटा लगाता है, ठीक है, अब आटे से लाइन बना दूंगा बेड के सिराने पर, और जिससे चींटियां भाग जाएगी, क्योंकि यार मारना तो बेकार है उनको, तो आटा बनाऊंगा, आज रात को यही वाला काम करूंगा, अब करूंगा मैं प्रयोग, बट अभी तक तो नहीं करा ना प्रयोग, ठीक है। निष्कर्ष निकाल लिया मैंने यहां पर, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला कि ये जरूर मेरी गर्दन पे काट रही है, या यहां पर कुछ खाने की चीज रखी है, तो इनका संबंध जरूर बेड से ही होगा, यही पर आपकी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, ए सी और ई, ये आपका ए सी आपका सही हो गया, यानी फोर्थ आंसर आपका सही हो गया। तो ये निष्कर्ष मैंने यहां पर निकाले, तो बेसिकली जो इससे ये निष्कर्ष निकले, तो इस प्रकार के ये पेडागोजिकल क्वेश्चन बनने हैं कि आप बच्चे के यहां पर कौन से स्किल्स के कौन से कौशलों पर ध्यान दे रहे, जो मैंने यहां पर कौशल्स पर ध्यान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आंसर निकल गए, ठीक। चलिए, नहीं आंटी को ही भेजूंगा भाई, मम्मी को ही भेजूंगा, वही चींटियों का इलाज करेगी वो आटा वाटा से लेकर, मुझसे नहीं होगा उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं, लक्ष्मण रेखा, भाई लक्ष्मण रेखा का उसके ऊपर नजर नहीं डलती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर सामने स्क्रीन पर आ गया, नजर डालते हैं इस वाले के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, सीधा अटैक करती है, फिर उसमें कुछ एक दो लाल चींटियां और आ गई थी, बड़ा खा गई थी वो, ठीक। अच्छा बताओ, चींटियों के कितने पैर होते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, चींटियों के कितने पैर होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता है, यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाना चाहती है, जैसे मैं आपको बनाना चाहता हूं, क्या वे एक समस्या के अच्छे समाधान करता बन जाओ। समस्या क्या है, सीटेट, यानी इसका समाधान कर जाओ आप लोग, ठीक है। उसको बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं, देखता हूं भाई मैं आपको कैसे इंकरेज कर सकता हूं। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि बच्चों को अपना बच्चा समझकर आपको आंसर देना है। आप कहोगे सर बच्चों को तो पुरस्कार देने चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने उनको चाहिए। देखिए, पुरस्कार के संबंध में मैंने आपको हमेशा एक बात बताई हुई है, पुरस्कार बच्चों को भौतिक तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। पुरस्कार उनको भौतिक नहीं देनी चाहिए, भौतिक की जगह आप लोग उनको कह सकते हो कोई शाबाशी दे सकते हो कि बेटा तुमने इसका क्वेश्चन का सही आंसर दिया, जैसे मैंने चींटियों वाला क्वेश्चन दिया, तो चींटियों वाले के अंदर कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, उल्टे सीधा आंसर बता रहे हो, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा, वाह ये बच्चे बहुत सही है जिन्होंने आंसर दिया, जैसे 4 बता रहे कुछ 6 बता रहे, तो जिसने सही आंसर दिया कि बेटा ये वाला आंसर सही है, ठीक है, तो मैंने उनको तारीफ कर दी। जिन्होंने गलत दिया कि बेटा कोई बात नहीं अगली बार मेहनत करो, आपका भी ठीक ठाक चला जाएगा। इस तरीके से मैं दोनों बच्चों को यहां पर मोटिवेट कर रहा हूं। तो पुरस्कार यहां पर जो भौतिक में नहीं दे रहा हूं मैं, पुरस्कार या तो मैं तारीफ में दे रहा हूं, या किसी की प्रशंसा में दे रहा हूं, या किसी की शाबाशी में दे रहा हूं। बट भौतिक पुरस्कार में कैसे हो जाएगा कि बेटा जो आंसर सही दे रहे हैं ना, उन्हें मैं एक को अपनी घड़ी दे दूंगा, ठीक है, एक को मैं अपना पेन दे दूंगा, एक को मैं अपना पैसे दे दूंगा, एक को अपना बैच फ्री में दे दूंगा, तो भौतिक पुरस्कार हो जाएगा। तो सारे के सारे टूट पड़ेंगे, और पूछो क्वेश्चन हमसे, और पूछो, आज सारा लूट के ले जाएंगे इसको, सचिन को। ठीक है, तो ये भौतिक पुरस्कार नहीं देना होता, ठीक। और पुरस्कार जो देनी चाहिए ना, वो आपके एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए। कैसे, एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए, ठीक है, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए। एक बच्चे ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, ठीक है, मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आप में से कोई बच्चा 145 लेकर आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कि देखो यार एक बच्चा 145 लेकर आ गया, उसको शाबाशी दे दी, उसका इंटरव्यू डाल दिया, जैसे ऑलरेडी मैं डालता हूं अपने बच्चों के, तो उस पर देना चाहिए। अब कोई बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर सही देता जा रहा है, उसको कहो देखो मेरा बच्चा है, देखो ये भी सही दे दिया, ये भी सही दे दिया, तो वो आपका अवार्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए। देखिए यहां पर बात हो रही है आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो होती है आपकी प्रोसीजरल नॉलेज। प्रक्रियात्मक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो एक आपका प्रक्रिया के थ्रू सीखा जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने अभी सीटेट के लिए पढ़ने आ गए, इससे पहले आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा होगा, जो भी आप लोगों ने बीएड किया हो, डीएड किया हो, ठीक है, डीएलएड वगैरह जो भी किया हो आप लोगों ने,
ठीक है, तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीख रहे हो चीजें, उसके बाद आप लोग मेन एग्जाम के लिए बैठोगे, फिर उसके बाद आप टीचर बन जाओगे, तो आप लोग ज्ञान अर्जित करोगे। तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू चीजें सीख रहे हो कि कैसे बच्चों के साथ आपको चीजें टैकल करनी है, उनको संभालना है, कैसे पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि सीधे जाकर बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं टीचर हूं, सरकारी टीचर हूं, लाओ अब बच्चों को सीधा पढ़ाऊंगा, नहीं। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका वो ज्ञान होता है जो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीखते हो। बट अगर यहां पर आपको एक समस्या समाधान करता बनना है, तो क्या सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व आप डालोगे? जी नहीं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी जैसे पिछले से पिछले सीटेट के सीजन में, आई थिंक उसको 1 या 1.5 साल हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा, तो एक मेरे स्टूडेंट थी, मैडम थी, उनके आई थिंक 132 या 35 कुछ नंबर थे, तो इंटरव्यू देने आई थी। तो उनके सीडीपी के अंदर ही शायद 29 थे या 30 थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में मेरा बच्चा भी देखता था आपकी वीडियो, और शायद उनकी एज 12 या 13 साल होगी। तो उनकी सीडीपी इतनी स्ट्रोंग हो गई थी देखते देखते कि वो भी 1-2 नंबर गलत होते थे, 30 में से 28-29 वो भी मारता था। तो उनको भी फिर जो सीडीपी सीख रही है उनको भी इसी तरीके से सीखना चाहिए था, उनको टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए था, फिर सीटेट के अंदर आना चाहिए था, बट उन्होंने डायरेक्ट सीडीपी सीख ली। तो प्रक्रिया के थ्रू थोड़ी सीखा उन्होंने ज्ञान, उन्होंने डायरेक्ट सीख लिया, एक एनवायरमेंट के थ्रू सीख लिया। तो केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन केवल केवल नहीं होना चाहिए। ये जो आपका केवल वर्ड है ना, ये नेगेटिव माना जाता है। बट या आपसे पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था 99% नेगेटिव माना जाता था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब ये 95% नेगेटिव माना जाता है, अब ये लगभग आपका 90% नेगेटिव माना जाता है। मतलब इसको देखकर अब यूज करना, क्योंकि कुछ जगह पर ये आपका थोड़ा पॉजिटिव भी माना जाता है, ठीक है, केवल जो आपका वर्ड होता है। ये भी नहीं होगा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करके। देखिए मैंने क्या बताया, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। क्या आप उनको पनिशमेंट दोगे? जी नहीं, आप लोग उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। आरटी की राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल नंबर 17 के अंदर क्लियर प्रावधान है, अगर आपने बच्ची को कोई सजा दी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और बच्चों को अपना बच्चा मानना है, ठीक है, कसम खाई आपने, तो बच्चों को आप कोई सजा नहीं दे सकते। बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि बेटा अनुमान लगा, ठीक है, जितना हो सके जो आपके सामने समस्या है सीटेट के एग्जाम की, बेटा कैसे इसको पास कर सकता है, अनुमान लगा। सर सचिन सर की वीडियो देख लूंगा, इनके ये क्लास देख लूंगा, ठीक है, इनके मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूंगा। तो बच्चा यहां पर अनुमान लगा रहा है और उसी पर आधारित अपना क्या काम कर रहा है, मंथन कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी इसके अंदर आ जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहां पर विचारों का अपना क्या आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि सीटेट के एग्जाम को कैसे पास करोगे, तो आपके दिमाग में क्या हो गया, एकदम उथल पुथल आनी शुरू होगी। तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन के अंदर स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी होती है किसी भी टॉपिक से जुड़ा, अगर आप कोई उनको चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पेडागोजी को रटना मत, क्वेश्चन पढ़ लिया, सीधा आंसर पढ़ लिया, डिटेल में समझिए जितना भी हो सके। जितना डिटेल में समझोगे, पेडागोजी आपके दिमाग में ना आए फिर मुझे बता देना, ठीक है। डिटेल में समझिए उसको जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं, ठीक है, जो अलग अलग उन्होंने धारणाएं, जो अलग अलग बिलीफ बनाए हुए, जैसा आप लोगों ने बनाए हुए जब आप लोग अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे। भाई इसके बाद एक सीटेट का एग्जाम हो रहा है, अच्छा एक और एग्जाम होता है क्या? हाँ भाई एक और होता है। उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम देना होता है, अच्छा वो भी होता है, वो भी होता है भाई। अच्छा उसके लिए तो सचिन सर एक है भाई, यूट्यूब पर तैयारी कराते हैं, उनसे पढ़ लेना, अच्छा उनसे पढ़ना है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने बिलीफ यानी कि धारणाएं बनाई होती है। छोटा बच्चा भी ऐसी बनाता है, अलग अलग चीजों के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, पढ़ाई से संबंधित के बारे में, सब्जेक्ट से जुड़ी चीजों के बारे में। तो आपको क्या समझना है, बच्चों को अपना बच्चा समझना है, तो बच्चे से जुड़ी जो धारणाएं भी होती है ना, इसको भी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण मानना है। क्या मानना है? इनको भी बड़ा आपको महत्वपूर्ण मानना है। चाहे बच्चा कुछ भी धारणाएं समझ ले, आप मत बनाना कुछ भी धारणा, ठीक है। चाहे मेरे बारे में भी, यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है। कभी कुछ भी धारणा बना दे कि सर बाल इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी ये पहन कर आ रहे हो, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो वैकल्पिक धारणाओं को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। देखिए यहां पर वर्ड आ गया प्रतिबंधित। यार हमको बच्चों को अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने के मौके देने हैं,
छोटा बच्चा है, अब मान लो आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने के मौके दे दिए तो टूट पड़ोगे मेरे ऊपर। अच्छा बताओ शादी कब कर रहे हो, अच्छा बताओ घर के अंदर कौन कौन है, अच्छा बताओ ये बाल के अंदर क्या लगा के आते हो, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो। भाई मैं कुछ नहीं लगाता, देखो ऑयल भी नहीं लगा होता मेरे बालों के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना। तो ये आपकी जो धारणा है, मैंने क्या बताया, ये महत्वपूर्ण है, इनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपकी सम्मान करने बैठूंगा, मेरा पूरा टाइम इसी के अंदर निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो छोटे बच्चे की धारणा को एक्सप्रेस करना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए, आपकी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया, ठीक है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, शिक्षक केंद्रित नहीं मानना चाहिए, हमेशा क्या मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। जब यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ रही है तो शिक्षक का काम यहां पर क्या आ गया, यहां पर शिक्षक का कोई काम नहीं है, सेंटर में कौन है, बच्चा, ठीक है। और टीचर कहां मिलेगा, बच्चे के पैरों में मिलेगा, ठीक है। ये आज की डेट के अंदर कंडीशन है, बट टीचर हावी हो जाते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो आज की डेट के अंदर जो भी है पावर के अंदर वो बच्चा है यहां पर, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, बिल्कुल हाँ, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है एज ए टीचर आपको, ठीक है, कि जहां पर बच्चा अपनी धारणा को व्यक्त कर सके कि बेटा देखो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर से संबंधित आप क्या कोई और चीज जानते हो, आपको इस क्लासरूम के अंदर कुछ और चीज दिख रही है चैप्टर से जुड़ी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बच्चों को कुछ लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो लाइट से बेटा क्या क्या चीजें चल सकती है, सर फैन चल सकता है, सर लाइट से देखिए ये आपका, ये हमारी और भी लाइटें खुली हुई है, ये चल सकते हैं। तो बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। देखिए जहां पर भी बच्चों को उपेक्षा करने की बात आ जाएगी, इग्नोर करने की बात आ जाएगी, मतलब टीचर में इतनी हिम्मत है कि उसको इग्नोर कर देगा या उससे जुड़ी किसी भी चीजों को इग्नोर कर देगा, नहीं कर सकता। आपको इग्नोर नहीं करनी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। अगर बच्चा चाहे सामाजिक रूप से कमजोर है, चाहे बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो देख रहे हो टीचर की क्या वैल्यू है, पेडागोजी के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, बच्चे की है, जो भी कुछ सारी वैल्यू है, ठीक। चलिए देखते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। सर जी शादी कब कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने कहा ना आपकी आपकी जो वो है ना धारणा है, उनको मैं प्रतिबंधित कर देता हूँ एज ए टीचर, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों की करनी चाहिए, आप बड़े बच्चे हो इसलिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो भाई आप लोग। नेक्स्ट आपका अभिकथन आपको दिया हुआ है, अजर्सन आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जो हमारा अभी चल रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों, जैसा आप लोगों की भ्रांतियां भी चल रही है माइंड के अंदर, बहुत सारी सीटेट से जुड़ी हुई, ठीक है, मुझसे जुड़ी हुई भ्रांतियां चल रही है, और वैकल्पिक अवधारणाएं, जो आप लोगों के अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग अवधारणाएं चल रही है, उनको साझा करने का अवसर देना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो पकड़ लेता हूं आप लोगों की अवधारणा को, क्योंकि यहां पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। और आप लोग कितने हो, कोई 20 का है, 25 का है, 30 का है, इससे भी ज्यादा है क्या, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने तो आपको कर दिया प्रतिबंधित, लेकिन एज ए टीचर आपको ये वाला काम नहीं करना। आपको हमेशा बच्चे की जो भ्रांतियां होती है, ठीक है, इनको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है। और एनसीएफ 2005 ने भी ये कहा है कि जो बच्चों की जो भ्रांतियां होती है, सीटेट के एग्जाम में तो जस्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि एनसीएफ 2005 ने जो बच्चों की जो भ्रांतियां हुए, तो इनको क्या माना है, भ्रांति को और इनकी अवधारणा को भोली भाली अवधारणा माना है। क्या माना है, भोली भाली अवधारणा इनको माना है। देखो छोटा बच्चा होता है, ठीक, जैसा आप लोग भी बच्चे हो, ये तो मैं मजाक में कहता हूं, आप लोग भी, मतलब मैं छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता हूं, क्योंकि आप लोग अभी अपना कोर्स कंप्लीट करके आए हो, तो आप लोगों को नहीं पता कुछ भी चीजें। सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट के एग्जाम के बाद आपको ये पता है कि भाई सीटेट के एग्जाम से मान लीजिए बहुत से बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई हमको जॉब लग गई, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सीटेट के एग्जाम तो पास के पता नहीं कितने लाखों बच्चे हैं जो आपसे पहले लाइन में लगे हुए, ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है जॉब का, जो कि निकले हुए कई साल हो गए, और फिर उस जॉब में होती है मारा मारी, उसमें होता है लाखों का कंपटीशन, और वहां होता है अच्छा खासा प्रेशर। तो आप लोगों की तो भोली भाली अवधारणाएं, तभी तो इनसे अपने नाम दिया, भोली भाली अवधारणाएं होती है कि अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब सर हमारा पास करा देंगे सीटेट और हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जबकि सच्चाई क्या होती है, जबकि सच्चाई है बड़ी टफ सच्चाई है, बड़ा टफ कंपटीशन है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एज ए टीचर आपको क्या मानना है, हमेशा इनको महत्वपूर्ण मानना है,
ठीक है, हमेशा इसको महत्वपूर्ण मानना है, इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इनको दबाना नहीं है, इनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। ठीक, पहला यहां पर ठीक दिया हुआ है, अजर्सन यानी कि अभिकथन ठीक दिया है। अब तर्क इसमें यह दिया है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है, हमेशा आधारहीन नहीं होती, कि इनका कोई बेस नहीं होता। बेस भी होता है भाई आपका, जो मान लीजिए आप लोग कुछ तर्क दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तर्क के अंदर मतलब बेस जरूर होगा। मान लीजिए सीटेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, एक बार एटलीस्ट सीटेट का तो एग्जाम पास हो जाए तो उसके बाद मैं दूसरे मेन एग्जाम को भी निकाल लूंगे, या सीटेट का एग्जाम तो एक बार मेरा पास हो जाए तो सीटेट के एग्जाम के बाद या मान लीजिए मेरे पास कुछ और स्कोप होगा, या मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट स्कूल में तो जाके, किसी एडेड स्कूल में जाके भी तो अपना कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ उसकी बातों के अंदर बेस होगा, तो हम उसको आधारहीन यानी कि बिना बेस की बात नहीं मान सकते। तो तर्क यहां पर गलत है, सिर्फ अजर्सन ठीक है, यानी कि का ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर यहां पर गलत है। ठीक है, तो हमको बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको क्या नहीं मानना, गलत नहीं मानना आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बात हो रही है यहां पर सीसीई की बात हो रही है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात हो रही है। देखिए सीसीई में जो आपकी एक टर्म आती है ये होती है आपकी कंटीन्यूअस, और ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, और ये होता है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपकी जो ये वर्ड है व्यापक, तो इसमें बच्चे के आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। ठीक है, जो आपका ये टर्म आ रही है व्यापक, तो इस व्यापक के अंदर बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। किसके? बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक, बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। यानी कि जो बच्चे की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो बच्चा स्कूल के अंदर अपने सब्जेक्ट पढ़ता है उनको भी ऐड किया जाता है, जितने भी उसके सब्जेक्ट होते हैं, और जो उसके को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए बच्चा किसी गेम के अंदर इंटरेस्ट लेता है उसको ऐड कर दिया जाता है, किसी अपना कल्चर से संबंधित प्रोग्राम करता है, फंक्शन करता है, उनको यहां पर ऐड किया जाता है कि वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस उनके अंदर कर रहा है। तो ये सब चीज आपके कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंदर आती है, कि एक ऐसे प्रकार का मूल्यांकन जो आपका निरंतर चलता है, यानी कि कंटिन्यूअस चलता है, और जिसमें बच्चे के सभी प्रकार के आपके मूल्यांकन किए जाते हैं, चाहे उसके शिक्षा से संबंधित हो, शैक्षिक से संबंधित हो, चाहे उसके आपके सह शैक्षिक से संबंधित हो। तो ये आपका जो सीसी होता है, सीडीपी में पूछा जाता है, ईवीएस में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, लैंग्वेज में पूछा जाता है, यानी कि आपका एक नहीं कई नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब यहां पर आपको बता रहा है कि सीसी को कौन यहां पर स्पष्ट करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन स्पष्ट करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। जी नहीं, ये तो कंटिन्यूअस होने वाला जो आपका आकलन होता है ये आपका सीसी होता है। ठीक है, उसके अलावा यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है। जी नहीं, आपका ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ होता है, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ। ठीक, जो आपका सीसी होता है 2009 में जिसका आपकी शुरुआत की गई, जिसको मैं आपको असेसमेंट वाले चैप्टर में पूरी तरीके से डिफाइन कर चुका हूं। कुछ कारणों की वजह से इस पर मतलब बाधा भी हो गई, रुक गया जो आपका। ठीक, उसके अलावा यह रचनात्मक रूप से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? क्रिएटिव रूप से सीखने को उपलब्ध कराता है, जो आपका सीसी होता है। और यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। ठीक है, किसका है आपका? ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। किसकी जगह? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह। असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने आपको क्या बताया था? वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप करा, जैसे मैंने आपसे चीटी वाला क्वेश्चन पुटअप करा कि बताओ चीटी के कितने पैर होता है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 दे रहा है। ठीक है, तो कोई सही देगा, कोई गलत देगा उसका। ठीक है, तो आपका तभी मैंने आपका असेसमेंट कर दिया कि देखो बच्चों को कितना आता है। तो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है पेडागोजिकल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, यानी जो आपकी पेडागोजी बच्चों को कराई जाती है, जो शिक्षा शास्त्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी जब बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ जाए, तब आपको बच्चों का असेसमेंट करना है। ये नहीं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब आपका असेसमेंट 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद करना है,
तब वो असेसमेंट बढ़िया नहीं माना जाएगा। ये पेडागोजिकल अप्रोच यूज करनी है आपको इन असेसमेंट के अंदर, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज करना है पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक, तो यानी ऑप्शन ऑप्शन आपके यही दो ठीक है, सी और डी, ये वाले ऊपर गलत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय, रमेश विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, साइंस को, अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। देखो क्या काम कर रहा है यहां पर, सारी चीज उसने कर दी, वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है यहां पर चीजों का, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है और वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी कर रहा है, जो कि आपके एक साइंस के सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर दिया हुआ है वह किसको बढ़ावा देना चाहता है, वो आपको बताना है। तो रमेश काम तो सही कर रहा है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, जो टीचर है। अब आपको बताना है कि वह किसको बढ़ावा देना चाहता है। क्या वह वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा दे रहा है? जी हाँ, साइंटिफिक रीजन को बढ़ावा दे रहा है। उसके अंदर ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तार्किक चिंतन को, बिल्कुल साइंस के अंदर आपका लॉजिकल आपका थिंकिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब बच्चा इन सभी चीजों को करेगा तो बच्चे की तार्किक क्षमता बढ़ेगी। कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण, याद करना, रोट मेमोराइजेशन करना, स्मरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, ये आपका क्या बताया था मैंने, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा अनुकरण करना, यानी कि आपका पैसिव इमिटेशन, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है कि बच्चा जब आपका सिर्फ कॉपी पे कर रहा है और कुछ नहीं करना, तो कॉपी नहीं करना आपको किसी चीजों का, वो भी आपका पैसिव इमिटेशन। ठीक है, तो नकल नहीं करना कि टीचर पढ़ा रहा है बस उसको कॉपी करते जाओ, सुनते जाओ, अपनी खुद भी क्रिएटिविटी उसके अंदर करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहां पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपके पेडागोजी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक, ठीक है, आंसर आप लोगों के सभी के सही चल रही है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि विविध समूह के शिक्षार्थियों के शिक्षण के दौरान, विविध समूह जो आप लोगों का समूह है, आप जो भी बच्चे हो, ठीक है, आप लोगों का अलग अलग समूह है, शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, बताओ क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक बात आपके जैसे दो डॉक्यूमेंट में भी बताई, या जो आप लोग जब टीचर बनोगे ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो, क्योंकि जो आपको अपना क्लासरूम देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको बहुभाषिकता वाला। कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपको अपना क्लासरूम बहुभाषिकता वाला, यानी कि मल्टी लिंग्वलिज्म वाला, जहां पर एक ऐसा क्लासरूम मिलेगा जहां पर आपको कई सारी भाषा वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। कोई आपका हिंदी बोलने वाला मिलेगा, कोई आपका तमिल वाला मिलेगा, कोई आपका कन्नड़ वाला भी मिल सकता है, कोई आपका मराठा वाला देखने को मिल सकता है। ऐसी भाषा वाले बच्चे देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी जो मतलब पोस्टिंग है आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिली। ठीक है, मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये पुटअप आपसे किया जाता है, एज ए टीचर आपको ये जो बहुभाषिकता है इसको आपको एक प्रॉब्लम के रूप में मानना है या इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना है। तो देखिए कभी भी आपको बहुभाषिकता को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं मानना, किसमें, एक समस्या के रूप में नहीं मानना, इसको आपको हमेशा एक उसको संसाधन के रूप में मानना है। देखिए संसाधन के रूप में कैसे मानना होता है, देखिए यहां पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे, हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला मराठा वाले से कुछ सीखेगा, मराठा वाला आपका कन्नड़ वाले से कुछ सीखेगा। तो यहां पर भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर आपका जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का आदान प्रदान देखने को यहां पर मिल रहा है, यानी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीख रहे हैं और भाषा के साथ एक दूसरे की वोकैब में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि वोकैब भंडार में उनके वृद्धि हो रही है यहां पर। ठीक है, वोकैब भंडार में वृद्धि हो रही है। जब भाषा का आदान प्रदान होता है ना, तो भाषा के आदान प्रदान के साथ साथ कल्चर का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि भाषा का और कल्चर का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी भाषा होती है, क्योंकि भाषा इसमें आप लोग मान लीजिए जो भी बच्चा रहेगा उसकी मातृभाषा रहेगी। ठीक है, इसलिए बच्चे की जो मातृभाषा होती है, एज ए टीचर आपको उसको सबसे महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, उसको मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानना है। इनफैक्ट 8 क्लास तक तो आपको जो शिक्षण देना है अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपको बच्चे की मातृभाषा में देना है। ठीक है, तो बच्चे की मातृभाषा को और बहुभाषिकता को, इन दोनों को क्या मानना है, इन दोनों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है और अवसर ज्यादा प्रदान आपको करने हैं और हमेशा इसको एनकरेज आपको करना है। ठीक है, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित आपको करना है बच्चे की मातृभाषा को
एनकरेज ज्यादा आपको करना है, ठीक है। अब जब ये आपका मातृभाषा बच्चे आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट आदान प्रदान करेंगे, वो बच्चा हिंदी बोलेगा, वो तमिल बोलेगा, वो आपका कन्नड़ बोलेगा, जब आदान प्रदान होगा ना तो उसके साथ में संस्कृति का यानी कल्चर का आदान प्रदान अपने आप ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्चर का यानी संस्कृति का प्रदान एक साथ आपस में हो जाएगा। तो एज ए टीचर आपको इन दोनों ही फैक्टर को हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, कभी भी इनको समस्या के रूप में नहीं मानना। अरे मुझे तो हिंदी आती है, अच्छा हिंदी वाले कौन है? रमेश है, राहुल है, सोहन है, रीमा है। तुम ज्यादा एक्टिव रहा करो, तुम खड़े हो जाओ, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे और बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? मुझे खुद हिंदी आती नहीं। आपको बाकी के सभी बच्चों को सम्मान देना है, ये वाली अप्रोच आपको यूज करनी है एज ए टीचर, क्योंकि सभी बच्चे क्या है, सभी बच्चे आप लोगों के लिए इक्वल है, सभी बच्चे आप लोगों के लिए सम्मान है। आपको जो क्लासरूम के अंदर आपको विविधता देखने को मिलती है ना, और विविधता की जगह एक दूसरा वर्ड लिखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या देखने को मिलती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो आपको देखने को मिलती है ना, इस व्यक्तिगत विभिन्नता को भी आपको सम्मान देना है हमेशा। क्या देना है? इसको सम्मान देना है, और व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण देना है। कोई बच्चों को पढ़ने की स्पीड कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण बनाना है, किसी की पढ़ने की स्पीड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण सेट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर दे दिया कि एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए विविध समूहों के अकॉर्डिंग, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग वो आपको बताना है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना बिल्कुल करनी चाहिए, चाहे बच्चा अमीर हो, गरीब हो, आईक्यू लेवल कम हो, ज्यादा हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, उसको सम्मान देनी चाहिए, पहला ठीक है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना जी नहीं, उसको किसी भी बच्चे की संस्कृति को अनदेखा नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे कल्चर से आ गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, अबे कैसा बन के आ गया तू, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। हर बच्चे की संस्कृति को सम्मान देना है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना बिल्कुल सही बात है, ऐसा कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना है। और बात यहां पर ऐसे कम्युनिकेशन की बात हो रही है बेसिकली जो आपको उसका बच्चे का मातृभाषा का होगा, कि जिससे बच्चा इजीली कंफर्टेबल हो जाए। अब क्या होगा सर, मान लीजिए बच्चा कन्नड़ में बोल गया और हमको तो हिंदी आते, फिर क्या काम करोगे? सीखो, ठीक है। ऐसा मत सीखो कि आपको वो वाली लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा तो सीख सकते हो ना, इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन आपको बच्चों के साथ करना है। अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर अप्रत्यक्ष निर्देश देते थे, अरे रामलाल के खड़ा हो जा, ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ा ले, ये वाला काम नहीं कर सकते। अरे वो कालू नहीं आएगा, कालू खड़ा हो जा ये वाले अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते इस प्रकार से बच्चों को। अरे वो कल वो कौन सा था वो, अरे वो कल कौन सा था, इस तरीके से वो नहीं था यार, वो जिसकी पैंट फट रही थी वो कल वो आया था, ये इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निर्देश, ऐसे निर्देश नहीं दे सकते। आपको मिले स्कूल के अंदर टीचर से ऐसे निर्देश मिले होंगे जरूर। अरे वो एक, अरे वो नहीं है एक वो लड़का सा यार, उसकी नाक बहती रहती है, कौन है वो? सर मैं हूँ। हाँ हाँ तू चल ये पढ़, चल पढ़ना शुरू कर दे, चलो भाई पढ़ो सारे। तो ऐसे जो अप्रत्यक्ष निर्देश है ना, वो टीचर को कभी नहीं देने। विद्यार्थियों को स्वायत्ता यानी ऑटोनोमी व लचीलापन देना बिल्कुल सही बात है। बच्चों को क्या देनी है? ऑटोनोमी देनी है, कि बेटा आप मतलब आके चैप्टर पढ़ाइए, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करिए और 10 बार पढ़िए। तो ऑटोनोमी की तरफ लेकर जाना ताकि बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाना। अगर ऐसे ऐसे डायलॉग मार दिए जिसकी नाक बहती हो या जो इसकी पैंट बेचारी की फट रही हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा? हीन भावना का शिकार हो जाएगा, यार मेरे टीचर ने तो धज्जीकरण कर दिया मेरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि ऑप्शन आपके फर्स्ट सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा आपका। गलत वाले दो है भाई आपके, सेकंड और फोर्थ आपके गलत है, बाकी आपके ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना किसके जो टीचर थे किसने क्या क्या नाम निकाले हुए, क्योंकि मुझे इतना जरूर यकीन है जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो हर किसी ने किसी ना किसी टीचर का नाम जरूर निकाला होगा। हमने खुद निकाले हुए, हमने अपने सारी जो मैडम थे उन सभी के नाम निकाले हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपने सभी टीचर के नाम निकाले होंगे, जो भी आपके टीचर थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो आप लोगों के भी नाम निकाले होंगे आपके टीचर ने, जो भी आपके नाम निकाले होंगे एक दो नाम बता सकते हो जरा कुछ खतरनाक सा? ठीक है सर, जब आप पढ़ाते हो तो सही हो जाता है, उसके बाद सही नहीं लगते हैं। अच्छा देखो देखो ये डिफरेंस होता है, जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाता है ना तो ऑटोमेटिक सही लगते हैं, लेकिन जब आप घर पर प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे सही लगेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस से जाएगी वाली चीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए, ठीक है। ठीक है, हम नहीं निकाले सर, अच्छा आप सी देते। कालू,
कालू तो कॉमन है, भालू, पतली मूछ, मरखौआ, तू नीरमा। अच्छा, बहुत खतरनाक नाम है भाई। कोई गाली वाली तो नहीं दिख रहा है कभी यहाँ से गाली निकल जाए कोई, क्योंकि दो चार नाम तो बड़े खतरनाक दे रखे हैं। ठीक है। घट्टू सर फिजिक्स, भाई कौन है घट्टू सर? इनके कोई बच्चे बच्चे ना आ जाए क्लासरूम में। चलिए देखिए, इसके ऊपर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है, जेंडर बाइस का? अब देखिए, आप लोग पैडागोजी पढ़ रहे हो। अब पैडागोजी के लिए मैंने बताया बच्चे को अपना बच्चा मानकर को आंसर देना है। यानी बच्चे के अंदर आपको चाहे बच्चा लड़का हो या चाहे बच्चा लड़की हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं रखना। दोनों को आपको इक्वल रखना है, दोनों को बराबर रखना है। अच्छा, मेरा नाम तो नहीं निकाला ना किसी ने? नजर रखियो इनके ऊपर, बताइए कि इसने नाम निकाला हो तो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों को दोनों को आपको इक्वल रखना है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखना। ठीक, लेकिन एज ए टीचर कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे लड़कियां जो रहती है बड़ी नाजुक होती है, या लड़के जो रहते हैं बड़े ताकतवर होते हैं, जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित होते हैं, मतलब जो पूर्व धारणा है पहले से चली आ रही है, या जहां पर टीचर खुद बढ़ावा देता है ऐसी चीजों को कि नहीं तुम रहने दो, ये काम तो लड़के करेंगे, लड़कियां करेंगे। जहां पर एक क्वेश्चन दे दिया कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, क्यों लड़कियां शोर नहीं मचाती? हमारी क्लास में लड़कियां बहुत शोर मचाती थी, लड़ती थी, चोटियां पकड़ती थी एक दूसरे की, ठीक है, बहुत खूनी लड़ाई होती थी। ठीक है, लड़कियों की होती थी भाई, हम तो बीच में भी नहीं आ सकते थे, इतनी खतरनाक लड़ाई होती थी, मार देती हमें भी बीच में आके। ठीक है, तो लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, इसकी जगह ये आ जाता था बच्चों तुम शोर मचाते हो, या लड़के और लड़कियां तुम शोर मचाते हो, यहाँ पे ऐसा आ जाता। तो इसने दे दिया लड़कों को, तो खाली लड़कों को बदनाम कर दिया इसने। तो लड़कों बताओ भाई ये सही थोड़ी है, यहाँ पर लड़कियों भी आना चाहिए था ना, या यहाँ पर आता बच्चों, या यहाँ पर आता विद्यार्थियों, इस तरीके से आ जाता। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट दिखा रहा है? ये स्टेटमेंट दिखा रहा है आपके जेंडर वाइज को, यानी लिंग पूर्वाग्रह को दिखाना है। और यहाँ पर बात हो रही है दोनों जेंडर को आपको इक्वल मानना है। ठीक है, तो दोनों को बराबर आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ इसने कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, ऐसा देना चाहिए था। लड़कों लड़कियों चलो हम सब एक साथ खेले, ये देना चाहिए था। या विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हो, ऐसा देना चाहिए था। यहां पर तो सीधा लड़कों को बोल दिया, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लड़कियां नहीं मचाती, लड़कियां आराम से थोड़ी बैठती है। पूछ के देखो लड़कियों से कितना शोर मचाती है। ठीक है, खूब आपस में लड़ाई भी करती है घनघोर। तो ये ऐसा जेंडर वाइज आपको एज ए टीचर नहीं रखना, दोनों को हमेशा इक्वल मानना है, बराबर में आपको मानना है। ठीक है, और एज ए टीचर जेंडर वाइज के लिए, जेंडर खत्म करने के लिए जितना हो सके आपको अपने एफर्ट लगाने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक।